जी, तो हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की। तो मैं आपको कह रहा था कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जब एम्पलीफायर्स पढ़े होंगे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लाजमी तौर पे देखा होगा। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछूंगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन ही किया हुआ कि ये होता क्या है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में आप लोग बताएं, क्या होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स? सर एम्पलीफायर में हमने जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस देखा था उसमें हमने ये देखा था कि हम एक फ्रिक्वेंसी खास लिमिट तक जो है ना, मतलब फॉर एग्जांपल 0 से लेके गीगाहर्ट्ज तक जो है वो वैरी करते रहते हैं। और ठीक है। एम्पलीफायर का हमने रिस्पांस देखा था, वो एक खास वैल्यू के ऊपर जो है वो उसका कांस्टेंट रहता है कि गेन आउटपुट वोल्टेज वगैरह, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया। यानी काफी हद तक आपने बात जो है वो समझा दी है सब लोगों को कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बेसिकली हम ये करते हैं कि किसी भी डिवाइस हो सकती है, वो ओवरऑल कोई सर्किट हो सकता है, उसको हम डिफरेंट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर उसका आउटपुट देखते हैं, यानी रिस्पांस देखते हैं। रिस्पांस को भी आउटपुट बोलते हैं ना। तो हम देखते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इसका रिस्पांस जो है वो किस तरह से आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है, फॉर एग्जांपल अभी हम फिल्टर्स पढ़ेंगे, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो फिल्टर्स हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल लो पास फिल्टर की बात करो तो नाम से पता चलता है लो पास, यानी जो लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, बाज़ का इस तरह होता है कि हमें जब सिलेक्टेड सर्किट बनाना पड़ता है ना, ट्यूनर सर्किट, तो हम चाहते ये होते हैं कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स हैं वो पास हों, उसके अलावा पास ना हो। फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट ये, हम इसके अंदर फिल्टर्स आप स्टडी भी करेंगे इसकी थ्योरी में ENA के अंदर, और हम फिल्टर्स को डिजाइन भी करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जब हम फॉर एग्जांपल लो पास फिल्टर डिजाइन कर देंगे तो एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जांपल अगर वो 100 हर्ट्ज हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये होगा कि 100 हर्ट्ज से बिलो फ्रीक्वेंसी के जितने भी सिग्नल उस सर्किट में इन होंगे उनको तो अलाउ किया जाएगा कि वो आउटपुट पे आ जाए, बट द सिग्नल्स whose frequency is greater than 100 or cut off frequency, they will not be allowed to pass through that specific circuit. तो इसका हमें पता कैसे चलता है? हम एक बोडे प्लॉट का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा कि हम उसका मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पांस देख लेते हैं, जिनके दोनों दोनों इन जो प्लॉट्स होते हैं बोडे के, मैग्नीट्यूड और फेज दोनों का जो एक्स एक्सिस या इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है, और वाई एक्सिस के ऊपर जो है फॉर एक में डेसिबल्स के अंदर मैग्नीट्यूड होगा या फिर एंगल होगा डिग्रीज के अंदर। तो हमें ये पता चलता है कि किस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के ऊपर जो है वो कोई डिवाइस स्पेसिफिकली, फॉर एग्जांपल हम इंडक्टर और कैपेसिटर को भी देख सकते हैं, अभी हम देखेंगे भी उसको, और या ओवरऑल सर्किट का बिहेवियर जो है वो कैसा है ओवर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यहाँ से फिर हम उसको एप्लीकेशन वाइज जो है उसको बाइफरकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी आपको लो पास फिल्टर की ही एग्जांपल दी, तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ही पता चलता है ना, ये लो पास है, होता तो वो आरसी सर्किट है। अगर आप कैपेसिटर के क्रॉस आउटपुट लेंगे आपके पास और रिस्पॉन्स आएगा, रजिस्टर के क्रॉस लेंगे तो और रिस्पॉन्स आएगा। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में आप सब लोगों को इतना आइडिया जरूर होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता क्या है। अभी आप सिग्नल सिस्टम भी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आप डिफरेंट डोमेन्स के अंदर जो है वो आप टाइम डोमेन से लैप्लास में जाएंगे, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे। उसके अंदर भी हमारा मकसद ये होता है कि आप जो आपके पास जो सिग्नल्स होते हैं उनको हम टाइम डोमेन में उसका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि टाइम के साथ वो किस तरह से वेरी कर रहा है। फिर इस तरह हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से ये सिग्नल जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपके मोस्टली इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज है उसके अंदर ये टर्म इन्वॉल्व होती है। तो इससे पहले हमने जो आरएलसी सर्किट देखा था उसमें ये जो सोर्स था उसके अंदर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं थी चेंज की, अगर आपको याद हो। हमने मोस्टली अगर आप वोल्टेज सोर्स एलटी स्पाइस से देखते हैं तो वो आपसे ये पूछता है कि इसका जो है वो डीसी ऑफसेट क्या है, इस एसी सोर्स का, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है, पीक एम्पलीट्यूड, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। मोस्टली ये 3 पैरामीटर्स वो आपसे पूछता है। यानी पहले हमने आरएलसी सर्किट जो है वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स जो था, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब ये होता है कि उसका एम्पलीट्यूड जो है फॉर एग्जांपल कांस्टेंट रहे, चाहे उसके साथ जितने भी कंपोनेंट्स आइडियली जो है वो लोडिंग इफेक्ट के तौर पे लगा दिए जाएं। लेकिन आज की लैब के अंदर हम ये देखेंगे कि जो आपका इनपुट वोल्टेज सोर्स है उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जो है वो सेट करेंगे,
और इसका मकसद भी ये है कि हम इस सर्किट को पहले एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर रन करेंगे, फिर दूसरी के ऊपर, तीसरी, एंड सो ऑन, और उसके ऊपर एक खास फ्रीक्वेंसी होगी जिसके ऊपर इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इक्वल हो जाता है। दूसरे लफ्जों में इन दोनों की जो रिएक्टेंस है वो इक्वल हो जाती है, जो एक दूसरे को फिर कैंसल आउट कर देते हैं। ये चीज हम तफसील में देखेंगे, उस वक्त रेजोनेंस अकर होती है। चले हम स्टार्ट करते हैं। इन अ सीरीज RLC सर्किट देयर बिकम्स अ फ्रीक्वेंसी पॉइंट where the inductive reactance of the inductor becomes equal in value to the capacitive reactance of the capacitor। तो यानी जहां पर उन दोनों की जो आप इम्पीडेंस कह सकते हैं, रिएक्टेंस आपको पता ही है, इम्पीडेंस के टर्म के अंदर हम उसको डिफाइन करते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में आपकी XL जो है वो XC के इक्वल अगर हो जाए, द पॉइंट एट विच दिस occurs इज कॉल्ड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। उसको उसने F सब R कहा हुआ है। अगर आप हर्ट्ज के अंदर ले रहे हैं, अगर आप रेडियंस के अंदर ले रहे हैं तो ओमेगा सब R हो जाएगा। एंड एज वी आर एनालाइजिंग अ सीरीज RLC सर्किट, दिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस अ सीरीज रेजोनेंस। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम पैरेलल RLC सर्किट देखेंगे। आज हम जो रेजोनेंस डिस्कस कर रहे हैं दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द सीरीज RLC सर्किट। आप लोगों ने ये चीज जो है वो पहले अगेन फिजिक्स के अंदर भी पढ़ी होगी, FSC लेवल की फिजिक्स के अंदर भी चीज मौजूद है। जस्ट रिवाइज कर रहे हैं हम कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πfL या ओमेगा एल। इस तरह कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। आगे जाके हम इसको ग्राफिकली भी देखेंगे। यहाँ से ये भी पता चल रहा है जो इंडक्टर होता है उसकी जो रिएक्टेंस या इम्पीडेंस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, while the impedance of the capacitor is inversely proportional to the frequency। that is why आप कहते हैं कि जब DC या जीरो फ्रीक्वेंसी होती है उस वक्त आपका जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट के तौर पे एक्ट करता है और आपका जो इंडक्टर है उस वक्त वो शॉर्ट सर्किट के तौर पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है, आपके पास अगर डेफिनेटली इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो ज्यादा होगी कैपेसिटिव से, तो हम कहेंगे कि इंडक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा है सर्किट के ऊपर, तो उस वक्त सर्किट को हम इंडक्टिव बोलते हैं। सिमिलरली तीन चीजें हैं, आप खुद बताएं कि डेफिनेटली इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आपके पास कंपटीशन है, 3 स्टूडेंट्स है जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे, हम उसको कहेंगे लीड कर रहा है या उसी का बिहेवियर जो है वो डोमिनेट कर रहा है क्लास के अंदर। इसी तरह से इनकी जो रिएक्टेंस है, जिस तरह जैसे जैसे इनकी रिएक्टेंस बढ़ेगी डेफिनेटली सर्किट जो है वो उसी कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो बिहेव करेगा। यानी कि अगर इंडक्टिव रिएक्शन ज्यादा है तो सर्किट को हम इंडक्टिव कह देंगे। इसी तरह कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर ज्यादा है तो सर्किट का बिहेवियर भी कैपेसिटिव होगा। और अगर हमने ओवरऑल रिएक्टेंस देखनी है तो इन दोनों का डिफरेंस हो सकता है वो, और टोटल इंपीडेंस जो होगी उसके अंदर हम जिस तरह आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हो वेक्टर्स का, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, ये जो x सब t है यानी टोटल रिएक्टेंस इसका स्केयर होगा और r का स्केयर और अंडर रूट, तो आपके पास ये ओवरऑल r प्लस gx हो जाएगा जी। यहाँ पर अगर हम ग्राफिकली देखें, अब जस्ट आपके सामने एक प्लॉट बनाया हुआ है, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो y एक्सिस के ऊपर xl है। जी जी सर, ये जो टोटल हमने निकाल लिया है तो उसमें हम लोग XL में से XC माइनस करें या XC में से XL माइनस करें तो मोस्टली आंसर बेटा कन्वेंशन ये है कि XL में से XC माइनस की जाती है क्योंकि स्केयर है, फर्क पड़ेगा नहीं। दैट इज वाई उसने कहा है कि दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, और लिखा हुआ है उसने, ठीक है। दूसरा ये कि ओके अभी सर। अटेंडेंस फॉर्म तो नहीं ना आपने जनरेट किया? जी अटेंडेंस फॉर्म तो नहीं अभी ना जनरेट किया आपने, मतलब अभी तो नहीं ना लगाने हैं। अटेंडेंस फॉर्म जस्ट लाइक जिस तरह आपका क्विज नहीं आता Yes, sir, वैसे अभी तक आएगा, तो आपने एक स्पेसिफिक स्लॉट के लिए वो ओपन होगा, उसके अंदर आपने अटेंडेंस मार्क करनी होगी। जब आएगा वो आपको जो टीम्स के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर आपको अपेयर हो जाता है वो, ठीक है। ओके सर। जी अब अगर आप ग्राफ देखेंगे वाले दो, तो जिस तरह हमने पहले बात की, क्योंकि XL जो है वो 2πfL के इक्वल है, x एक्सिस के ऊपर आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो आपके सामने जस्ट लाइक ये रैंप बिहेवियर है। आपके सामने आप लोगों को नोटिफिकेशन आया असाइनमेंट मेंशन्ड? यस सर। यस सर। ये अटेंडेंस ही है, आप इसको मार्क कर दें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
सही ध्यान में रखें, ये जरूरी नहीं है कि आपकी जस्ट एक ही दफा अटेंडेंस हो। मैं जस्ट चेक करने के लिए एक लैब के अंदर 2 दफा भी अटेंडेंस आपकी ले सकता हूँ। सर वो एंड पे कुछ टास्क में ना मसले आ रहे थे, तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, तो वो भी जरा आप बता देते। क्या सर वो टास्क करने में ना कुछ मसले आ रहे थे, ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, वो डिस्कस कर लेंगे एंड पे, ठीक है। ठीक है सर। सर लगा लिए अटेंडेंस। ठीक हो गया। जी तो हम बात कर रहे थे इन ग्राफ्स की, जिसके अंदर इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को जो है वो ग्राफिकली आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। तो अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस देखें तो आपके सामने ये एक रैंप, या इसको हम कहते हैं कि लीनियर, इसके अंदर रिलेशन है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इसकी इंडक्टेंस भी बढ़ रही है, और हायर वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इसकी रिएक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं ये ओपन सर्किट के तौर पे जो है वो बिहेव करता है। इसी तरह अगर आप कैपेसिटर देखें तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इसकी रिएक्टेंस कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। यानी हायर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये किस तरह से बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट के तौर पे। क्योंकि अगर हम आइडियली ऐसा होता तो नहीं कि इनफाइनाइट इसकी वैल्यू सेट कर दे फ्रीक्वेंसी की, अगर ये इनफाइनाइट होगी तो एक्सी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कैपेसिटर जो है वो जस्ट लाइक शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंबाइन इनका ग्राफ अगर हम सुपर इम्पोज कर दें एक दूसरे के ऊपर, इंडक्टिव और रिएक्टेंस को। जी सर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये कोई स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है सर? इसमें तो कोई स्क्वायर का फैक्टर नहीं है। यहाँ पे 1/2 पाई FC है, लेकिन ये पैराबोलिक शेप में आया हुआ है सर इसका ग्राफ। सर आप इसकी शेप देखें या इसका रिलेशन देख रहे हैं कि एक मिनट, अगर यहाँ पे ये पैराबोलिक शेप इस चीज को शो कर रहा था कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो इस पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब है ये जो है इसका बिहेवियर जो है वो उसको मैथ्स की टर्म में अभी ना देखें, आप सिर्फ ये देखें कि फ्रीक्वेंसी जब 0 है तो आपकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। यहाँ से स्टार्ट में देखें लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, जबकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हाई होती है आपके पास जो रिएक्टेंस है कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो 0 की तरफ उसको मूव कर रही है, टुवर्ड्स 0। सर यही ये समझ नहीं आया था सर, क्योंकि ये इंडक्टिव में आपको यहाँ पर बताना ये मकसूद है, ये मकसद ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि इसका रिलेशन इनवर्स है या डायरेक्ट है फ्रीक्वेंसी के साथ। यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है, आप मुझे समझ आ गई आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पैराबोलिक जो होता है उसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसका स्केयर होता है, जबकि यहाँ पर सिंगल है f की पावर, है ना? ऐसा ही है ना? यस सर। यहाँ पर आपको बच्चे ये बताना, इसका इंटेंशन यही है कि आपको जो है वो बताने का मकसद ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि इसके दरमियान में रिलेशन जो है वो इनवर्स है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अब यहाँ पर अगर इनका कंबाइन ग्राफ देखें साइमल्टेनियसली XE और XL का, ठीक है, तो आप देखें एक ये डॉटेड लाइन उसने खींची है यहाँ पे वर्टिकल। इससे पहले जो है XC जो है वो डोमिनेट कर रही थी, ठीक है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर XC ज्यादा होती है। अभी यहाँ से वेरीफाई भी किया हमने, तो लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जो ओवरऑल हमारे सीरीज RLC सर्किट का बिहेवियर होगा वो क्या होगा, कैपेसिटिव होगा, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट्स करती है इंडक्टर के ऊपर। और इस डॉटेड लाइन के बाद जो है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इंडक्टर भी डोमिनेट्स करता है, तो XL जो है वो ग्रेटर देन XC है। इस पॉइंट के बाद जो है हमारा सर्किट इंडक्टर ओवरऑल इंडक्टिव के तौर पे बिहेव करता है, लेकिन इसके दरमियान में एक पॉइंट है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है
ये वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास अब रिएक्टेंस है एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। कहता है ये यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर आपकी रिएक्टेंस जो है, आगे जाके हम देखेंगे नेक्स्ट पेज के अंदर कि मिनिमम वैल्यू उसकी अगर इस फ्रीक्वेंसी के कॉरिस्पॉन्डिंग होती है। तो इसका लॉजिक भी बनती है, आगे जाके हम देखते हैं। अभी ये देखें, ये वाली कर्व पहले हम देखें, मैथ्स में उसको बाद में डिस्कस करते हैं। ये वाली कर्व जो है ये ओवरऑल जो इंपीडेंस आपके सीरीज आरएलसी सर्किट ये उसकी है, ठीक है। अब ये पैराबोला है अगेन, और इसका ये पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट, इसके नीचे उसने एफ आर लिखा हुआ है, ठीक है। और डायनामिक इसको इसलिए कह रहा है क्योंकि इससे पहले और बाद में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा होगी तो डायनामिक का लफ्ज़ी मतलब ये होता है कि जो टाइम के साथ वेरी कर रहा होता है, स्टैटिक नहीं है ये। यानी ये जो इंपीडेंस है ये कॉन्टिन्यूसली चेंज में है, क्योंकि हमारा सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही है। तो इस पॉइंट से पहले और बाद इंपीडेंस बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आपके सर्किट की जो इंपीडेंस है वो मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है, और वही पॉइंट जो है वो फ्रीक्वेंसी के कोरिस्पॉन्डिंग, उस पॉइंट का नाम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमने नाम दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये वो मैथमेटिक्स के अंदर ये वो कंडीशन है, जब ये वाला पॉइंट आएगा तो इन दोनों को इक्वेट करके अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एफ के अंदर आपका फॉर्मूला ये बनेगा और ओमेगा के अंदर 2 पाई नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी रेजोनेंस के ऊपर सर्किट कैसे बिहेव करता है उसने ये भी बताया। ये देखें, कहता है कि जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं होती उस वक्त यहाँ पे उसने सर्किट करंट, अगर आप देखिए उसने इसको आई मिन कहा हुआ है, यानी क्योंकि आपके पास 3 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तीनों की इंपीडेंस है, तो इस वक्त ओवरऑल अदर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, आप इधर चले जाएं इधर चले जाएं, बहुत लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर भी इंपीडेंस बहुत ज्यादा होती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर भी इंपीडेंस बहुत ज्यादा होती है, तो उस वक्त करंट डेफिनेटली मिनिमम होगा, ठीक है। और वोल्टेज ड्रॉप उसने कहा उस वक्त VL माइनस VC होगा इन दोनों कंपोनेंट्स के क्रॉस। लेकिन जैसे ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR आती है, तो क्योंकि हमने ये चीज देखी है कि ये दोनों जो है, आपको पता है कि इन दोनों का जो बिहेवियर होता है फेजर के रिस्पेक्ट से देख लें आप, उनके वेक्टर्स बना लें करंट और वोल्टेज के, ये एक दूसरे को, जब इन दोनों की रिएक्टेंस इक्वल हो जाती है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं बेसिकली। और इस वक्त यहाँ पर ऐसे हैं कि दोनों है ही नहीं, तो इस वक्त ओवरऑल इंपीडेंस जो है वो सर्किट की मिनिमम हो गई है। और ये इस ग्राफ से भी आपको पता चल रहा है डेफिनेटली, जब सीरीज के अंदर इंपीडेंस मिनिमम होगी तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो करंट की भी हम कर्व देखेंगे, तो ये सारी चीजें इंटर रिलेट कर रही हैं, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये चीज अकर हो रही है। अगर हम करंट की शेप देखें, यहाँ पर करंट का फॉर्मूला देखें, करंट की कर्व देखें, तो ये आपके सामने बेल शेप कर्व है। अगेन ये वही, जब अब लास्ट ग्राफ के अंदर यहाँ पर हमने देखा कि इंपीडेंस मिनिमम हो रही है तो डेफिनेटली करंट मैक्सिमम होगा वहां पर। तो ये वो आपके सामने ये एक बेल शेप कर्व है, इससे पहले और बाद में आपका करंट जो है वो कम है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपके पास रेजोनेंस के ऊपर जब इंपीडेंस मिनिमम हो जाती है तो करंट डेफिनेटली मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है बैंडविड्थ का। इससे पहले मैं आपको बैंडविड्थ समझाऊं, आप मुझे बताएं कि आपको बैंडविड्थ के बारे में क्या आइडिया है। आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, क्योंकि आप लोग ये चीज पढ़ चुके हो कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, तो उसके अंदर बॉडी प्लॉट के अंदर कहीं बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा होगा। जी बताएं सर अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बैंडविड्थ, यानी आप कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ दीज टू फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, ये भी डेफिनेशन बैंडविड्थ की है। यस बैंडविड्थ ये होता है कि मतलब सर्किट को हमने कोई खास फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया ना, तो वो किस फ्रीक्वेंसी तक अपने ना आउटपुट वोल्टेज स्टेबल रख सकता है। अच्छा, इसके अलावा और कोई? सर जब ये हम फ्रीक्वेंसी जितना इंक्रीज करेंगे इतना ही उसी हिसाब से जो मैक्सिमम इम्पीडेंस है वो राइट वर्ड मूव करती है सर, जो पीक पॉइंट है सर। किस तरह से? जब सर ये यहाँ पे जो 3 ग्राफ दिए हुए सर एक ही प्लॉट के अंदर, तो जब जो हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हुए जाते हैं तो इसका जो पीक पॉइंट है सर ये राइट वर्ड थोड़ा सा मूव करता हुआ जाता है। राइट वर्ड ये आपको कहाँ से इंडिकेट हो रहा है?
भाई आप किस सिनेरियो में बात कर रहे हैं? सर जो अभी आपने पूछा था वो बता रहा था सर। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आप किस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर सॉरी, शायद गलत बता दिया सर। चले कोई बात नहीं। सर कोई 3 डेसिबल का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था बैंडविड्थ में। वो आपने ये पढ़ा होगा कि क्योंकि डेसिबल है, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है जी। हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो डिफरेंस होता है वो होती है। किस तरह दोबारा बताइएगा? हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का ये तो डिफरेंस पहले उन्होंने बता दिया ना। वही 3 डेसिबल वाला ही वो जो कह अच्छा रही ये हूँ। देखो, ये आपको -3 dB नजर आ रहा है ये वाला यहाँ पर। जी सर। ये इसके ऊपर पूरी एक डेरिवेशन इन्वॉल्व है। मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल आप अभी हम देखेंगे बॉडी प्लॉट, उसकी जो मैग्नीट्यूड कर्व है ना, तो एक जहाँ पे उसकी मैक्सिमम होती है, तो उस फॉर एग्जांपल मैक्सिमम जो है वो 70 है, तो उससे 3 dB नीचे आए आप। जब उससे आप 3 dB नीचे आते हैं, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो आपको बॉडी प्लॉट से जो फ्रीक्वेंसी नजर आ रही होती है उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। अब ये जो हाफ पावर पॉइंट है, मैं इसकी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर करंट की वेव फॉर्म जो है वो ड्रॉ की हुई, एक पावर की भी वेव फॉर्म बिल्कुल इसी तरह से बनती है, ठीक है। क्योंकि करंट जहाँ पे मैक्सिमम होगा उस वक्त पावर का फॉर्मूला अगर आप देखें, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं I²/R, ठीक है। अब R जो है, क्योंकि आपके पास जब RLC सीरीज सर्किट है, रेजोनेंस के ऊपर क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर जो है एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आपकी इंपीडेंस मिनिमम हो जाती है, तो पावर की कर्व भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। तो हम इस तरह से करते हैं, हम एलटी स्पाइस के अंदर भी इसको वेरीफाई करेंगे। तो होगा ये, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर आपकी जो पावर है फॉर एग्जांपल मैक्सिमम है, आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे इनको ये वाले जो पॉइंट्स हैं जिससे हम बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं, ये फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं? या तो 0.707 ले लें करंट का, ठीक है, या फिर इस तरह से आप करते हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर होती है, फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे सर्किट के अंदर 80 वाट है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर पावर की बात कर रहा हूँ, तो आप ये करेंगे उसका हाफ क्या बनता है 40 वाट। तो आपका ये वाला जो ग्राफ है, क्योंकि ये दोनों दो तरफ जो है ना इस तरह से कट कर रहा है, इस तरह दो फ्रीक्वेंसी, दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, तो हम ये देखेंगे कि 40 वाट के ऊपर ये 2 पॉइंट्स हैं फ्री। अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से देखें, ये इस लाइन को देखें, ये वाली एक डॉटेड लाइन है ना, इसकी वैल्यू वाई एक्सिस के ऊपर तो फिक्स है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में जाके मिल रही है, मीट कर रही है। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर पावर हो, अगर इसकी बजाय ये पावर का ग्राफ हो, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है अगर उसका हाफ ले ले, ये वाला पॉइंट होगा, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट्स होंगे, और इनको हाफ पावर पॉइंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये वो फ्रीक्वेंसी के पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपकी पावर एग्जैक्टली हाफ ऑफ द मैक्सिमम होती है। उस वक्त उनका अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट कर ले, जिसको FH अपर कट फ्रीक्वेंसी भी और लोअर, जिस तरह आप लोगों ने बताया, ये चीज तो आपको पता ही है कि आपके पास एक बैंड है, एक रेंज है, उसमें हायर जो एलिमेंट है फ्रीक्वेंसी का, उसमें से लो वाले को माइनस कर दें, तो ये आपके पास बैंडविड्थ का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अब अभी हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि ये जो रेजोनेंस सर्किट है ना, इसको हम कम्युनिकेशन सर्किट जो होते हैं ना, रिसीवर्स होते हैं, AM, ये चीज आप DSP के अंदर सिग्नल्स के अंदर भी हम पढ़ेंगे, मॉड्यूलेशन जब आप पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसके अंदर आप देखेंगे कि जब जो हमारे रिसीवर सर्किट होते हैं वो बेसिकली वैसे पैरेलल इंडक्टर और कैपेसिटर का टैंक सर्किट बनता है बेसिकली। तो उसके अंदर आपको ये 3 कर्व नजर आ रही हैं। देखें, अब ये जो सबसे ऊपर वाली कर्व है, अगर आप ये देखें तो इसकी जो बैंडविड्थ होगी डेफिनेटली वो नैरो है, यानी इन दोनों की जो विड्थ है वो कम है, या डिफरेंस जो है हायर और लो फ्रीक्वेंसीज का वो कम होगा। जबकि ये जो मैजेंडा कलर है जिसमें आर मीडियम है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसकी जो विड्थ है बेसिकली ऊपर वाले से ज्यादा है, और इसी तरह जो सबसे डाउन वाली है जिसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हाई है, तो ये बहुत ज्यादा वाइड जो है वो इसकी रेंज है फ्रीक्वेंसीज की। तो अगर हम सबसे पहले इस ग्रीन वाले को डिस्कस करें, ठीक है, अब एक टर्म आती है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जिस तरह मैंने आपको फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट बताया कि आपने इस तरह से करना होता है। फॉर एग्जांपल ये जो चैनल्स हम चेंज कर रहे होते हैं
सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल आ रहे हो या फिर रिसीवर हमारे पास जो होता है, ठीक है, घर में आप एलसीडी एलईडी है जो इसका ट्यूनर सर्किट होता है बेसिकली, उसके अंदर ये असल में होता ये है कि उसके अंदर जो कैपेसिटर होता है वेरिएबल कैपेसिटर यूज करते हैं। तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा रेजोनेंस का कि 1/2 पाई एलसी अंडर रूट होता है। तो जैसे जैसे आप कैपेसिटर को चेंज करेंगे, इंडक्टर को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंडक्टर को चेंज करना डेफिनेटली कॉस्टली होता है और उसके लिए जो है ना कैपेसिटर मोस्टली जो है वो वेरी कैप जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, चेंज करते जाते हैं। एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो कि आपका जो ट्रांसमीटर होता है, अब एक सिग्नल है एक चैनल जो होता है ना, वो उसको एक बैंड एलोकेट किया जाता है फ्रीक्वेंसी का। फॉर एग्जांपल आपने ये एफएम भी देखा होगा, उसके अंदर 102 के ऊपर एक और चैनल चल रहा होता है, 101 पे, 100 पे, 96 पे। तो वो चैनल क्या होते हैं, उनकी एक फ्रीक्वेंसी सेट की होती है। तो हम जब उस स्पेसिफिक जो चैनल होता है उसको अगर हम सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो हमारा जो ट्यूनर सर्किट होता है बेसिकली, ये ऑटो ट्यूनिंग का कॉन्सेप्ट के अंदर यही होता है कि इसका जो इंटरनल कंपोनेंट्स की वैल्यूज होती हैं बेसिकली हम वो चेंज कर रहे होते हैं, और वो एक स्पेसिफिक जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक चैनल के साथ वो मैच कर जाता है, उस वक्त वो हमें चैनल दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये ट्यूनिंग के अंदर इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जितना ये इसकी बैंडविड्थ नैरो होगी उतना ही अच्छा सेलेक्टर होगा। ये सिलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास अगर आपने फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक चैनल को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपकी बैंडविड्थ बहुत नैरो होनी चाहिए, तो आपके पास वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं, इसकी बैंडविड्थ तो ज्यादा है। देखें, अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर देखें, अगर हम हायर की तरफ जा रहे हैं डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। तो एज कंपेयर टू दिस ग्रीन, तो इसकी जो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी डेफिनेटली वो ज्यादा होगी। तो बैंडविड्थ और सिलेक्टिविटी का जो रिलेशन है यहाँ पे मैथ्स में मैंने लिखा नहीं, वो इनवर्स है। इनवर्स कैसे है कि अगर बैंडविड्थ, अब ये जो हम इस मिडल वाले को डिस्कस कर रहे हैं, अगर हमने बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ बढ़ी हुई है उसके कंपैरिजन में, लेकिन इसके अंदर सिलेक्टिविटी नहीं हो रही, इसके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, बहुत सारे चैनल आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे, लेकिन अगर हमने स्पेसिफिक एक पॉइंट तक पहुंचना है तो इसकी सिलेक्टिविटी कम है। इसी तरह जो सबसे नीचे वाला है इसकी बैंडविड्थ तो सबसे ज्यादा है, लेकिन इसकी सिलेक्टिविटी जो है वो सबसे कम है। तो ये ओवरऑल मैं आपको अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं क्योंकि इसका रेजोनेंस के साथ ताल्लुक है और इसका इंपीडेंस के साथ भी ताल्लुक है और फ्रीक्वेंसीज के साथ भी है। तो हमें ये कंक्लूड करना होगा कि अगर जी जी सर, जो मुझे याद है, क्या कहते हैं, हमने जब एलसीए में पढ़ा था कि जो अभी आपने ट्यूनिंग वाली बात की है सर, उसमें वेरिएबल रजिस्टर यूज होते हैं। वेरिएबल रजिस्टर? यस सर। बिल्कुल गलत, आपको या तो आपने अंडरस्टैंड उसको मिस किया है, ये तो 110% श्योर है ना कि टैंक सर्किट के अंदर वेरिएबल कैपेसिटर यूज होता है। वेरिएबल रजिस्टर का तो भाई मेरी बात सुनो आप, रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करने से रजिस्टर की वैल्यू क्या फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है? आप मुझे ये बता दें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अंदर रजिस्टर की वैल्यू आती है फॉर्मूला के अंदर? यहाँ पे आपको कहीं रजिस्टर की वैल्यू नजर आ रही है? नो सर। यहां से फिर आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 110% रॉन्ग है, कि रजिस्टर को हम कभी भी चेंज नहीं करते। ठीक है, ओके सर। उसके बाद हम यहाँ पर एक पॉइंट जस्ट मैंने आपको जस्ट रीडिंग, आपने एक इसको एक्सेप्टर सर्किट बाद में पढ़ते हैं। क्वालिटी फैक्टर एक चीज होती है, क्वालिटी फैक्टर, ये आपने इसको सर्च करना है कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। इसका मैथमेटिकल रिलेशन मैंने लिख दिया है। अगर हमें एक्सएल और आर की वैल्यू पता है तो यहाँ से हमें क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा, और क्वालिटी फैक्टर अगर आपके पास आया है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी आपको पता है, तो यहाँ से आप बैंडविड्थ को मैथमेटिकली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आप सब लोगों ने, मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा आपसे कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है स्पेसिफिकली इन सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर। जनरली भी इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए डेफिनेटली। अब कुछ लोगों ने गूगल करना शुरू भी कर दिया होगा, मैं अभी की बात नहीं कर रहा। क्वालिटी फैक्टर को आपने देखना है क्या चीज होती है, ठीक है, और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। बैंडविड्थ हमने डिस्कस कर ली है बेसिकली। आज अभी हम जो एल्टी स्पाइस पे अभी जो करेंगे काम,
तो उसमें हम बैंडविड्थ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसको उसके साथ भी रिलेट किया जा सके। अब एक्सेप्टर सर्किट भी इसको बोलते हैं, कहता है एज अ सीरीज जी। सर जो क्वालिटी फैक्टर है ये डिफरेंट चेंज होता रहेगा कि कांस्टेंट रहेगा सर, क्योंकि एक्सएल आप वेरी मुझे खुद बताएं, एक्सएल जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यस सर। तो हम फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे डेफिनेटली भाई, वो क्यू फैक्टर चेंज होगा ना फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। यस सर। ठीक है। अच्छा, Yes, sir. इसको ना सीरीज आरएलसी सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। As a series resonance circuit only functions on resonance frequency, this type of circuit is also known as acceptor circuit because at resonance the impedance of the circuit is at minimum value, so it easily accepts the current whose frequency is equal to its resonance frequency. तो जब आपके पास इम्पीडेंस मिनिमम हो जाती है तो वो स्पेसिफिक करंट उसको मिल जाता है, बेसिकली वो सिग्नल ही होता है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अकर हो रहा होता है। ठीक है। एप्लीकेशन इसकी एसी मेन फिल्टर्स के अंदर है, हम फिल्टर डिजाइन करेंगे, इधर नॉइज फिल्टर के अंदर है, और अभी मैंने आपको डिस्कस किया रेडियो टेलीविजन के अंदर जब हम सर्किट यूज करते हैं ट्यूनर सर्किट, तो उसके अंदर सिलेक्टिव ट्यूनिंग सर्किट जो है वो फॉर द रिसीविंग ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल्स, उसके लिए हम इस सर्किट को ही यूज करते हैं। ठीक है। अब आप लोग एल्टी स्पाइस को ओपन करें, आप मेरे साथ ये काम करेंगे। मैं आज रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को कहूंगा कि आप, मैं उसको प्रेजेंटर बनाऊंगा, आप मुझसे स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएंगे कि आपने वो मॉडल जो है वो बनाया हुआ कि नहीं। ठीक है। मेरे पास ये सर्किट है, इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये सीरीज आरएलसी सर्किट है, मैंने किसी को भी इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज अभी नहीं दी हुई। आर की वैल्यू 5 है, कैपेसिटर जो है उसकी वैल्यू 20 माइक्रोफैरेड है, इंडक्टर 10 मिली हेनरी का है। इसको जो सोर्स मैंने दिया हुआ साइनोसाइडल है। ये देखिए आपने ये 3 चीजें सेट करनी है। यहाँ से आपने साइन देना है, ऑफसेट मैंने इसका 0 रखा हुआ है, एम्पलीट्यूड 20 वोल्ट्स है और फ्रीक्वेंसी 50 है। इसको आप ओके करेंगे। ये जल्दी से बनाएंगे वाला, फिर हम ये वाली जो चीजें हमने देखी हैं मैं आपको वो एल्टी स्पाइस के अंदर ये सारी चीजें दिखा सकूं, सो दैट जल्दी से आप लोग ये डिजाइन कर लो। 2 मिनट का काम है ये वाला एल्टी स्पाइस के अंदर सर्किट बनाना। मैंने इस नोड का नाम सोर्स के रिस्पेक्ट से VS लिखा हुआ है, उसका नाम VE रखा हुआ है। को वैल्यूज क्या दी हैं सर? ये स्क्रीन शेयर हो रही ना आपके साथ? सर इसमें वो ऑफसेट वैल्यूज वो किस तरह देनी है सर? वो नहीं शो हो रही। 0 भाई बताओ तो दिया, ये देखिए डीसी ऑफसेट 0 रखना है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने एसी सोर्स कैसे लेना है, ये पहली लैब के अंदर बता दिया था आपको। सर एक दफ़ा वो एडवांस्ड खोल दें इसकी फाइल ना वोल्टेज की। सर इंडक्टेंस कितनी रखी है सर? ये देख लें, आपको नजर आ रही होगी यहाँ से। सर वो आपने ऊपर कोई दूसरी स्क्रीन लाई? अभी नजर आई है?
हाँ जी, सब लोगों ने बना लिया ये? अच्छा, अगर आप इसको ये डायरेक्टिव स्पाइस डायरेक्टिव नहीं देंगे ना, तो आमतौर पे तो आपको पता है ना कि इस डॉट ऑप के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। देखें ये वाले ट्रांजिएंट, डीसी स्वीप, नॉइज, ये वाली सारी चीजें हम डिस्कस, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट। आज आपने एसी एनालिसिस करना है, ठीक है? क्या करना है? एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं बच्चों हम के ना, अगर आप इसको इसके बगैर आप करके देखें तो आपके पास जिस तरह हमने इसकी इस ग्राफ के ऊपर देखा है कि हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो अभी तक हमने इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी, हमने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी लेनी है, यानी यहाँ पर तो हमने फिक्स सेट कर दिया ना। अगर आप एलटी स्पाइस के अंदर देखें तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो मैंने 50 के ऊपर फिक्स की हुई है, जबकि हमारी रेजोनेंस का पता ही हमें तब चलता है जब आप एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज उसको देते हो पूरे सर्किट को। बात समझ आ रही है सब लोगों को? नहीं समझ आ रही? आयशा, हामिद कौन है यहाँ पे मौजूद है? रोल नंबर 78 यहाँ पे मौजूद है? यस सर। आपने सर्किट बनाया है? यस सर। आप इसको रन करके देखें विदाउट स्पाइस डायरेक्टिव। ओके सर। मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूं, आपने मुझे जो है वो स्क्रीन शेयर करके दिखाना है सबको, ठीक है? करें स्क्रीन शेयर अपनी। सर जी स्क्रीन बच्चे, शो हो रही है? जी जी हो रही है। आप इस तरह से करें कि इस रजिस्टर के क्रॉस करंट दिखाएं क्या आ रहा है, इसके ओके क्रॉस सर। करंट फाइंड करें जरा। सर ट्रांजिएंट में एनालिसिस करना है तो यही मैं आपको बताने लगा हूँ कि ट्रांसी आपने करना क्या बेसिकली। सर ये शो हो रहा है करंट। ये तो साइनोसाइडल है ना? यस सर। बेटा आप इसको जूम करें जरा इधर से, ये वाला प्लस वाले साइन से लेके किसी किसी एरिया को इस तरह से करके सेलेक्ट करें। तो जस्ट ये साइनोसाइडल है ना और इसके एक्स एक्सिस पे देखें सेकंड आ रहा है ना टाइम में। यस सर, मिली सेकेंड्स में आ रहा है। तो इससे तो हमें रेजोनेंस का भी दिखाई देगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हमें क्या चीज चाहिए? सर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये बाकी सब लोगों को ये बात समझ आ रही है? बाकी सब स्टूडेंट्स इस चीज को समझें कि अब एलटी स्पाइस के अंदर आपने आरएलसी सर्किट बना लिया, बाय डिफॉल्ट आप उसको रन करेंगे तो ये आपको करंट वोल्टेज जो भी मेजर करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू आप, यानी कि ट्रांजिएंट एनालिसिस आपने किया हुआ है। जबकि हम रेजोनेंस देखने के लिए हम इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड है कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर इंस्टेड ऑफ टाइम वी वांट फ्रीक्वेंसी। बेटा ये आप शेयरिंग स्टॉप कर दें, अपनी स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है? सर जब हम लोग किसी भी उसके ऊपर लेके आते हैं मतलब वोल्टेज या करंट के लिए, तो हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं? यानी कि अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मैं रखती हूँ करंट मेजर करने के लिए, तो मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ प्रोब की? यहाँ पर ऐसे नहीं है जिस तरह आप फिजिकल सर्किट के अंदर मेजर कर रहे होते हैं। बेटा आप डायरेक्शन चेंज करेंगे भी फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको रन करता हूँ फॉर एग्जांपल। अब ये सर देखिए, जी
जैसे हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते थे ना, उसमें हम डायरेक्शन चेंज कर लेते थे, इसमें डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती प्रोब्स की, तो इसमें करंट कभी बच्चे वो कभी डायरेक्शन चेंज का कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप समझना, वो ऐसा नहीं है। वो जस्ट आपको ये प्रॉब जो है ना, अब ये वाली जो रेड प्रॉब है आपको पता वोल्टेज के लिए मैं इसके ऊपर रखता हूँ, तो ये सर आपकी स्क्रीन करंट नहीं के शो लिए हो है। और एक चीज और इसके ऊपर देखें, मैंने आपको बताया था ना कि आप ALT का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो वो थर्मामीटर का सिंबल बन जाएगा। अब AC के अंदर वो नहीं बनता, इसके अंदर सिर्फ DC पावर बताता है। मैं अब इस ALT का बटन, अल्ट का बटन प्रेस करता हूं तो आपके सामने वो थर्मामीटर नहीं सर बनाता। शो हो रही सर स्क्रीन शो स्क्रीन शो हो रही? अच्छा वो आप नो सर एक्चुअली वो सिंपल सा एक सर्किट था, वो पहले ठीक आ रहा था, लेकिन बाद में जब उसका करंट निकालते थे ना, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती थी, तो वो नेगेटिव एक्सिस में जा चला जाता था। तो वो आपकी जो डायरेक्शन थी ना, वो और साइड पे आ रही थी और हमारी और साइड पे आ रही थी, करके देखा था, तो वो नहीं समझ आ रहा था कि क्यों होता है ऐसे। दोबारा बताएं बच्चे, आप क्या कह रही हैं? सर जैसे ये सिंपल सर्किट बना हुआ है ना, तो इसमें रजिस्टर के ऊपर लेके जाएंगे तो वो करंट का प्रोब आएगा ना, तो यस, आपका आ रहा था मतलब कि एक और साइड पे, लेफ्ट साइड पे या इस तरह से, तो हमारा उससे ऑपोजिट साइड पे आ रहा था, जिससे करंट की जिस तरह इस तरह आ रहा है ना, तो हमारा दूसरी डायरेक्शन में आ रहा था, जिससे करंट की डायरेक्शन जो है ना वो नेगेटिव एक्सिस में जा रहा था जब ग्राफ बन रहा था, तो लेकिन आपका पॉजिटिव एक्सिस पे बन रहा था, तो वो अच्छा डिफरेंस अच्छा आ अच्छा रहा था। अच्छा, डेफिनेटली आप देखें, मैं कैपेसिटर के ऊपर करंट लेके आता हूं तो रेड एरो जो है वो डाउनवर्ड देता है, इधर भी डाउनवर्ड देता है ना। यस सर। लेकिन मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो वो टुवर्ड सोर्स दे रहा है करंट, है ना। आप ये यस बात सर। कर रही है ना, यस जबकि होना ये चाहिए कि ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, ये राइट टू लेफ्ट हो रहा है। यस सर, सेम यहाँ डायरेक्शन पे होनी चाहिए ना डायरेक्शन करंट चेंज की। करने का अच्छा चले मैं इस चीज को देख लूंगा, ठीक है। ये चीज पहले, इससे पहले क्योंकि क्वेश्चन राइज ही नहीं हुआ कभी, मोस्टली हम यही करते हैं। अब आपके सामने मैं इसको करूंगा ना, अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें, ये करंट, अब यहाँ पे मेरा तो एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी आ रहा है, आपका तो टाइम आ रहा था, और ये डेसिबल्स के अंदर भी आ रहा है। सर वो तो अब तो ट्रांसिएंट था, तो तब टाइम आता है ना, अब ट्रांसिएंट तो नहीं है। यस, यही मैं आप, ये सब लोग इस चीज को नोट करो बच्चों, कि जब भी आपने किसी सर्किट को देखना है ना, कि वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स उसका देखना है दूसरे लफ्ज में, तो आप प्रोवाइडेड द कंडीशन कि आपने इसको सोर्स AC दिया होगा, फिर ये होगा। DC सोर्स के लिए नहीं चलेगा, हमने AC सोर्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने स्वीप का कॉन्सेप्ट है, देखें टाइप ऑफ स्वीप मैंने लीनियर की हुई है। स्वीप का मतलब ये होता है कि आप उसको डिफरेंट पॉइंट्स के लिए देखना चाह रहे हैं। अब देखें, मैंने क्योंकि AC है तो इसके लिए मैंने स्वीप उसको किया है, मैंने टोटल 1000 पॉइंट देखे हैं। मैंने स्टार्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 200 से लेके 550 तक, ये देखें स्टार्ट फ्रीक्वेंसी 200 है यहाँ पे, और ये 550 तक जो है पूरा एक्स एक्सिस मेरा एंड हो रहा है। तो आप इसकी सेट ऑफ ये जो फ्रीक्वेंसी है रेंज, इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने जब इसको ओके किया हुआ है, तो बेसिकली ये मुझे करंट बेल शेप कर्व दे रहा है, और इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आपकी रेजोनेंस अकर हो रही है करंट की, और ये आप वाई एक्सिस के ऊपर डेसिबल देख सकते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, इसका स्पाइस डायरेक्टिव लिख लो, ये डॉट ऑप से मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको बता देता हूँ जिनको नहीं। तो आप ये वाली सेटिंग के अंदर ट्रांजिएंट की बजाय AC के अंदर आओ और ये वाली चीज करो, ठीक है। लीनियरली मैं अब मेरे पास 4 ऑप्शन होते हैं, मैं इसको लीनियर किया हुआ है, ठीक है। तो ये सेटिंग करते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स आप कम भी कर सकते हो, वो ग्राफ उतना ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, आपको पता है जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ज्यादा लेते हो। कर रहे हैं सब लोग ये सेटिंग? यस सर, सेम यही रिजल्ट है जो आपका आया है। इसमें एक चीज और आपको समझाना है बच्चों, ये देखो जब आप इसके स्केल के ऊपर आओगे, ये वाले स्केल के ऊपर, तो आप इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करोगे, सॉरी, तो ये आपको बताएगा कि आपके एक्सिस के अंदर ये रेंज चल रही है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने बोर्डे कर दिया हुआ है, ठीक है। बोर्डे प्लॉट इसका मतलब ये आ रहा है, जब आप AC स्वीप एनालिसिस का कर रहे हो तो एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी आएगी, उसी का नाम तो बोर्डे प्लॉट होता है। कि आप मैग्नीट्यूड, और ये जो डॉटेड आपको कर्व नजर आ रही है, ये बेसिकली फेज है, और इसका स्केल जो है वो राइट एक्सिस में डिग्रीज में आपको नजर आ रहा होगा। आ रहा है सबको नजर आपके अपने? ग्राफ आपको नजर आ रहा है? यस सर। तो ये चीज समझो, ये बोर्डे प्लॉट ही है। अब हम इम्पीडेंस भी देखेंगे, पावर भी देखेंगे, हम बैंडविड्थ भी कैलकुलेट करेंगे जल्दी से, ठीक है। अब मैं
इस तरह से करना चाह रहा हूं कि इसको दोबारा से रन करूंगा एक दफा, और यहां पर मैं एक ना ट्रेस ऐड करूंगा। अब देखिएगा, अगर मैंने इस रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो पावर फाइंड आउट करनी है, क्योंकि रजिस्टर लीनियर होता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसके क्रॉस अगर मैंने पावर फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये देखें Vs, ये ऊपर पड़ा हुआ Vs माइनस Ve। मैंने आपको बताया था कि इस एलटी स्पाइस के अंदर ये एक एडिड बेनिफिट है कि आप जो भी चीज फाइंड आउट करना चाहते हो उसका एक्सप्रेशन ट्रेस के अंदर डाल दो। मैं इसके साथ जो करंट है रजिस्टर का वो मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं ओके करता हूं। अभी डीबीज के अंदर आ रहा है। अभी मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो यहां पर मैं इसको लीनियर कर दूंगा और ओके करूंगा, तो आपको ये नजर आ रहा है ये वॉट के अंदर आ गया है। यस सर। तो ये जो मैं आप जो इस फाइल के अंदर जो इस तरह की कर्व पावर के लिए नहीं थी वो मैंने खुद से यहाँ पर एलटी स्पाइस में बना ली है। यहाँ तक किसी को भी ये दोबारा बताते सर, समझ नहीं आई। मैं बच्चों आपको ये बताया कि पहले मैंने ये डायरेक्टिव लिखा वीएस, आपको पता ही है कि इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो वीएस माइनस वीई है, और इसके करंट से जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिए, पावर आ गई है। उसके बाद मैंने अगला काम ये किया है कि यहाँ पे ये डेसिबल में हुआ था, मैंने इसको लीनियर कर दिया, क्योंकि ये पावर है उसने बाय डिफॉल्ट उसका यूनिट वॉट में दे दिया। ठीक है, अब मैं आपको इसकी बैंडविड्थ जो है वो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, करवाऊंगा बल्कि आपसे। अब आप मुझे बताएं, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, आप यहां से क्या कर सकते हैं, कर्सर ले लें एक। ठीक है, एक मैं कर्सर लेता हूं, ओके करता हूं इसको। अब मैं मैक्सिमम पावर जो है वो कैलकुलेट करना, इसकी अगर आप देखें तो इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो उसने लाइन ड्रॉ की हुई है 80 वाट की सॉलिड, नजर आ रही है सबको? ब्लैक कलर की वाई एक्सिस, ये मैक्सिमम पावर है इसकी जो उसके पीक पॉइंट के ऊपर अकर हो रही है। अब मैं इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हूं कि इसके कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं, और वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी वो आप बताएंगे। उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या होगा बेसिकली? अभी इतनी इंस्ट्रक्शन दे दें, कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंस होगी सर, रेजोनेंस होगी भाई, कट ऑफ क्यों होगी? वही फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर पावर मैक्सिमम, ये करंट और पावर मैंने आपको बताया था मैक्सिमम होता है, तो उस वही जो पॉइंट होता है जिसके ऊपर वो मैक्सिमम हो रहा है, तो उसका नाम क्या होगा? कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ये देखिए 353 पॉइंट समथिंग आ रही है, सही है? यस सर। ये अगर मैं इसको एग्जैक्टली देखूं तो ये 356, आप इसको नोट करें जरा, कि 79.96 तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, 356 ये एफ आर है, इसको आप अपने पास नोट कर लें। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा वही बैंडविड्थ का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट था कि आपने क्या करने हैं, हाफ पावर पॉइंट्स लेने हैं। अब हमारी मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है? हमारी मैक्सिमम 80। अब हम 40 वाट के ऊपर नहीं जाके देखेंगे एक्सिस? यस सर। यस सर, उसके हाफ में। तो अगर हम आप नोट करें एक्सिस के ऊपर जहां पर हमारी जो वाट है वो 40 वाट आ जाएगी, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमने फ्रीक्वेंसी देखनी है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 39.9 है, नजर आ रहा है सबको ये कर्सर? यस सर। ये 40 पे पहुंच गया।
तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग आप इसका नाम क्या होगा, क्योंकि मैं लेफ्ट पे फिर रहा हूँ, FL होगा इसका नाम 318, नोट करें ये 318.5। ठीक है। इसी तरह से मैं जब दूसरा कर्सर जो है वो अगेन मैं 40 वाट के करीब लेके गया हूं तो मेरे पास FH क्या आ रही है 397, नजर आ रहा है आपको? यस सर। इसको नोट डाउन करें, FL और FH आ गई है। ठीक है, अब आपके पास, अब इन दोनों का डिफरेंस मुझे बताएं कितना आ रहा है। सर ऑलमोस्ट 80 आएगा। 80 आ रहा है? एक दो स्टूडेंट्स और भी बताएं। 78.8 यानी 79-80 इसके राउंड अबाउट आ रहा है ना? यस सर। ये इसकी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों को पता है वो कितनी थी, 356 समथिंग थी ना? 356.2। अब हम इस तरह से करते हैं कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को जो है वो वेरीफाई करते हैं इसके साथ ये कितना रिलेट करे। अब आप जल्दी से XL जो है हमने, XL किसके इक्वल होगा, 2πFL के। यस सर। तो रेजिस्टर की वैल्यू आपको पता है, यहां से Q आ जाएगा, Q को यहां पे पुट करेंगे तो बैंडविड्थ आ जाएगी, ऐसा ही है? यस। तो ये आप दोनों, ये आप लोगों ने अभी वेरीफाई करने। इससे पहले मैं ये करूं, मैं एक और इसके अंदर ट्रेस ऐड कर रहा हूं। अब यहां पर ना वो इंपीडेंस आपको दिखाना चाहता हूं। अब ये बात आप नोट कर लें, मैं राइट क्लिक करता हूं, दोबारा एक ट्रेस ऐड करता हूं। अब यहां पे मैंने इंपीडेंस इसके अक्रॉस फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करनी है। तो इंपीडेंस के लिए ओवरऑल अगर हमने सर्किट की इंपीडेंस देखनी है तो VS को IR1 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, करंट जो भी ले लें वो सीरीज के अंदर सेम है। तो अगर मैं इसको V ऑफ S को अगर डिवाइड कर दूं I ऑफ फॉर एग्जांपल R1 के ऊपर और इसको ओके कर दूं, ये ओहम्स के अंदर आ रहा है और ये ग्राफ भी लीनियर है। तो आपको ये चीज नजर आई है बच्चों, जो हमने देखा था कि एक पॉइंट वो होता है फ्रीक्वेंसी का, एग्जैक्टली ये वही पॉइंट है जहां पे आपकी रेजोनेंस थी, जहां पे आपकी इंपीडेंस मिनिमम होती है। ये नजर आ रही है आपको ब्लू कर्व? इन्वर्टेड है, बिल्कुल इन्वर्टेड वर्जन है उसका। एक्सक्यूज मी सर, ये रिपीट कर दे बात। बच्चे मैंने जस्ट ये किया कि मैंने एक ट्रेस ऐड किया है। मैंने आपको बताया था कि ट्रेस ऐड करने का तरीका ये होता है, मैंने पहले एक प्लॉट पेन ऐड किया, उसके अंदर मैं इसको राइट क्लिक करके ट्रेस में गया, ट्रेस के अंदर मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये वाला VS ओवर IR1। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? समझ आ रही है? यस सर। मैं आपको ये बताना चाहता था कि वो जो हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा था कि जो इम्पीडेंस है रेजोनेंस के ऊपर, वो इस तरह से मिनिमम एक पॉइंट के ऊपर आती है, इससे पहले और बाद में बढ़ती चली जाती है। तो आपको ये चीज यहाँ पर शो हो रही है, ये देखें, और आप वो पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 के करीब आ रहा है सर, जो कि रेजिस्टर की वैल्यू है। हाँ, जब आपको अब ये बात क्लियर ये भी होगी ना यहाँ से, रेजोनेंस के ऊपर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और जस्ट रेजिस्टिव बिहेवियर रह जाता है। ऐसा ही है? ये बात समझ आ गई आपको कि रेजोनेंस के ऊपर जस्ट वो इंपीडेंस रह जाती है जो कि रेजिस्टर की वैल्यू है, इससे पहले और बाद में बढ़ रही है। ऐसा ही है? और इसका आप ग्राफ के अंदर अगर वाई एक्सिस देखें, वो भी ओहम्स के अंदर आ रहा है। तो आप लोगों ने ये करना है कि एक तो थ्योरेटिकल इसको वेरीफाई करना है, दूसरा मैं लैब टास्क के अंदर आपको डिफरेंट वो वैल्यूज दूंगा सर्किट पैरामीटर्स की। तो अभी तो ये मैंने पहले इसको स्वीप करके उसके बाद मैंने देखा था कि किस फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये कर्व आ रही है। आपको ये वाली चीज जो है वो सर्किट जो है वो वेरी होगी ना डेफिनेटली, ये वाली। यानी अभी तो मैंने आपको ये सेट करके खुद से दे दी कि ये इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर इसकी वो आ रही है रेजोनेंस।
लेकिन हो सकता है फॉर एग्जांपल अब मुझे एक ऐसा सर्किट, ये 200 से लेके 550 तक मैंने आपको, अगर फॉर एग्जांपल हमारी रेजोनेंस 1000 हर्ट्ज के ऊपर होती तो हमें यहाँ पर नजर आनी थी इस रेंज के अंदर? नो। तो इसलिए नो सर। अगर मैं अब कंपोनेंट चेंज करता हूँ, कंपोनेंट की वैल्यू चेंज करता हूँ, सोर्स का एम्पलीट्यूड चेंज करता हूँ, डेफिनेटली ये सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज चेंज होता जाएगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली रेंज सेट करना पड़ेगी। ये तो मैंने बना बनाया सर्किट के अंदर खुद से वही रेंज ली जिसके अंदर हमारी रेजोनेंस अकर हो रही थी। तो हमने जो कॉन्सेप्ट थ्योरी में पढ़ा था कि इम्पीडेंस मिनिमम देखी हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, पावर मैक्सिमम देखी, बैंडविड्थ कैलकुलेट की, उसके बाद क्वालिटी फैक्टर के फार्मूला के अंदर मैंने आपको कहा कि उसको थ्योरेटिकली आपने वेरीफाई करनी है ये चीज़। तो जब लैब टास्क होंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, पिछली लैब के टास्क भी रहते हैं, इन दोनों के कंबाइन हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि लैब टास्क आप खुद से करें। इसके अंदर जस्ट 2 से 3 लैब टास्क इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि आप बाकी भी आपके कोर्सेज चल रहे हैं तो आप आसानी से ये काम जो है वो कर सके। तो हर स्टूडेंट अभी से कोशिश करे, सॉफ्टवेयर आपके लिए ये प्लेटफॉर्म न्यू है और है भी बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड, तो आप ये खुद से सब कुछ करें काइंडली, सो दैट के कल को आपकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के अंदर भी आपको अच्छे मार्क्स मिले और आपके पास एक टूल आ जाए कोई काम करने के लिए। ठीक है, तो ये आज की लैब थी। इससे रिलेटेड कोई बात है या कुछ लोग कह रहे थे कि हमें इश्यूज आ रहे हैं लैब टास्क से रिलेटेड, वो बताएं जल्दी से, सो दैट कि हम वाइंड अप करते हैं फिर। सर जो आपने पावर का जो फैक्टर लिया था ना सर, वो समझ नहीं आई, वो एक्सप्रेशन कैसे लिखा था सर? कौन सा पावर का? अच्छा,